अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स अब आज हम कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग ऑफ द डे पॉजिटिविटी देखी गई, लेकिन जैसे जैसे मार्केट का क्लोजर टाइम आया हम देख रहे थे कि मूवमेंट काफ़ी हद तक डाउनवर्ड देखी गई और फाइनली आज के दिन हम कह सकते हैं 46,000 का लेवल अगेन लूज हुआ है। कल के दिन हमने एक अच्छी रैली देखी थी मार्केट के अंदर 500 अबव पॉइंट्स की। आज के दिन हमने थोड़ी प्रॉफिट बुक भी करते हुए देखा है। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सेलिंग भी देखी गई है, क्योंकि अब जबकि मार्केट के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और इन्वेस्टर्स जो है पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अब बाय एंड सेल दोनों चीज़ों पे, दोनों एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। तो दिस इज द रीज़न आज की मार्केट में एक अच्छी चेंज देखी गई। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में यानी कि 3 ट्रेडिंग सेशंस जो है वो होपफुली रह गए हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट में मजीद तेजी आए और 46,000 के लेवल पे ईद से पहले जो है वो क्लोजर हो। सो दिस इज इट। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से। डॉलर की डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। डिमांड के साथ साथ अब हम मार्केट के अंदर रेट्स देख रहे हैं, जो कि 2 वीक्स बिफोर एक अच्छी चेंज देखी गई थी। 183, 182 को रुपी ने टच किया, तब दोबारा एक डेप्रिसिएशन देखी जा रही है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो चैलेंजेस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स स्वेल कर रही है, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो अलार्मिंग चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट का कम होना और साथ साथ कमोडिटी प्राइस का बढ़ना, ये भी एक इन्फ्लेशन को पंप कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर डॉलर की जो एक वैल्यू है उसको अपग्रेड कर रही हैं और रुपी की डेप्रिसिएशन में, या हम कह सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में पुश करते हुए दिखाई दे रही है। और आज के दिन हम यही डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या देखी जा रही है, यूक्रेन एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक देखा जा रहा है, वॉर का पूरा एक जो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा था जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर जा रहा है, वो आज हम देखेंगे। साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन देखी जा रही है टर्की, ईरान एंड रशिया के साथ। पाकिस्तान के कुछ अग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, कुछ बिजनेसेस प्रपोजल हैं, तो वो कौन कौन से प्रपोजल्स हैं और किस किस एस्पेक्ट में काम हो रहा है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ थर्ड वन इज गवर्नमेंट के जो एक प्रोडक्टिव स्टेप्स हैं वो कितने कीन होके काम कर रहे हैं, कितने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे लगाने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं हमेशा से जब जब इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आती है तो यहाँ एक अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आती है। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन करीम डेडी साहब, आप बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर दानिश अहमद साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोफेसर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ें आपने देखी हैं यहाँ पर, टॉपिक्स हमने डिसाइड किए हैं, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमने डॉलर के हवाले से रखा है, क्योंकि जहाँ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देखी जा रही है वहीं पे सबसे ज़्यादा डॉलर की एक इनस्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा एक अलार्मिंग है। उसके ऊपर प्लीज़ बताइए कि क्यों डॉलर ज़्यादा हाई फ्लाई कर रहा है, क्यों हम अभी तक उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर हम चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं तो यहाँ डिमांड पुश अप हो जाती है, डिमांड को कंट्रोल करते हैं तो कोई और चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है। प्लीज़। तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि जो डॉलर की जो पैरिटी है उसको बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें जैसे आपने बताया कमोडिटी प्राइसेस पे डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करती है, रेमिटेंसेस पे डिपेंड करती है, और मुख्तलिफ जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं जैसे IMF के साथ अगर हमारी कोई एग्रीमेंट होता है उस पर डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त दुनिया में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। इन सारी चीज़ें जो हमने फैक्टर्स गिनवाए उन सारे फैक्टर्स के अंदर बड़ी आप समझ लें अनसर्टेनिटी मौजूद है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कमोडिटी प्राइस की। तो कमोडिटीज़ की इस वक्त जो देखा जा रहा है कि आपकी बहुत सारे सोयाबीन जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका आया कि उन्होंने इंडोनेशिया ने जो है ना सोयाबीन की एक्सपोर्ट पे ख़ुद बैन कर दिया क्योंकि उनके यहाँ शॉर्टेज हो गई थी। यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से यूक्रेन इज़ आई थिंक 4th या 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वीट, तो वीट की शॉर्टेज देखी जा रही है। तो दुनिया में इस वक्त थोड़ी सी कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने का इसमें लग रहा है, इसमें जो फ्यूचर में फोरकास्ट है। तो अच्छा, पाकिस्तान जो है जिन चीज़ों पे डिपेंडेंट है ख़ासतौर पे उनकी प्राइसेस जो हैं वो अनसर्टनिटी की तरफ जा रही हैं। तो एक तो वजह यह है डॉलर की जो प्रेशर है उसमें कि वर्ल्ड कमोडिटी प्राइस बढ़ रही हैं। ऑयल जो है, ऑयल अगेन सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का जो आपके जो इंपोर्ट्स के अंदर जो आपका हिस्सा है ऑलमोस्ट 14-15 बिलियन डॉलर का आपने सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं ऑलमोस्ट इन 9 मंथ्स। तो इतना बड़ा हिस्सा ऑयल का है। और ऑयल जो है इस वक्त जो है थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज चाइना के अंदर एक लाइकली स्लो डाउन आया है। लेकिन ये कि जैसे हमने पिछले अगर हम ये देखें हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आफ्टर द स्लो डाउन वापस पीक करता है।
तो वापस ये ऑयल भी बढ़ने जा रहा है। ये बहुत अच्छा मौका है इस वक्त, क्योंकि स्लो डाउन है। इसके बाद जो है ऑयल वुड ऑल्सो, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑयल नीचे आएगा, ये वापस ऊपर। तो ये मुख्तलिफ कमोडिटी प्राइसेस जो है ये ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर है। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है, रेमिटेंसेस का ताल्लुक है, वो हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस बढ़ रही होती हैं, लेकिन वो इस लिहाज से नहीं बढ़ रही होती जिस लिहाज से आपका इंपोर्ट का प्रेशर आ रहा होता है। हमारी ट्रेडिशनली जो एक्सपोर्ट्स है, दे आर नॉट दैट मच, इट्स दे आर वेरी स्टेबल काइंड ऑफ अ थिंग। वहाँ मार्केट्स में देखा जाता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। तो इस वजह से हमें जो है डिपेंड करना होता है एक्सटर्नल सोर्सेज पे, फंडिंग पे, जो आपको इस गैप को पूरा करे। करंट अकाउंट, जिस तरह आपका IMF का प्रोग्राम हो गया या दूसरे प्रोग्राम हो गए, तो ये जो गैप आता है आपका, जिसके अंदर आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का गैप होता है या इनफ्लोज और आउटफ्लोज का गैप होता है, इसको आपको पूरा करने के लिए फिर आपको मुख्तलिफ उस पर जाना पड़ता है, फंडिंग के सोर्सेज पे जाना पड़ता है। अब उसमें जो है IMF बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, IMF कहते भी हैं इट्स अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जैसे हम कहते हैं। तो IMF में जाने का मतलब ही यही है कि आपके पास दूसरे सोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो जब IMF के पास जा रहे होते हैं, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डिपेंड कर रही थी कि ये IMF की टॉक्स के अंदर प्रोग्रेस क्या होती है, और ये डॉलर की जो प्राइस जैसे आपने बताया वो भी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी कि ये जो फैसिलिटी है जो कि ख़त्म बंद हो गई थी, वो वापस रिवाइव होती है या नहीं होती। तो ये कुछ अच्छी खबरें आई हैं जो इस गवर्नमेंट की निगोशिएशंस हुई हैं, और बहुत अच्छा खबरें आई हैं, बल्कि ये तो बहुत ब्रीदर है इस गवर्नमेंट के लिए कि IMF ने जो है वो फैसिलिटी वापस रिस्टोर कर दी। ना सिर्फ रिस्टोर कर दी, 6 बिलियन से उन्होंने 8 बिलियन डॉलर्स कर दी है। और अमूमन IMF इस तरह करता नहीं है। अमूमन जो है IMF को देखा गया है कि वो पहले देख रहा होता है, आपको चीज़ें देख रहा होता है, आपकी प्रोग्रेस देख रहा होता है। ये गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी जो है इनकी जो नेगोशिएशन हुई हैं कि IMF ने जो है इस पॉइंट पर पाकिस्तान को एक रिवाइवल, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी किया है, तो मैं फर्दर भी डिस्कस करूंगी। लेकिन मैं फर्स्ट कमेंट यासीन साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। यासीन साहब, आपने प्रोफेसर साहब का सुना, उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी राइट कॉर्ड प्रेस की हैं, जिसके अंदर उन्होंने एक्सपोर्ट्स के नंबर्स के हवाले से बात की है। ऑफ द रिकॉर्ड भी हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स अगर प्रीवियस गवर्नमेंट के हवाले से देखे जाए, क्योंकि हमारा ये टॉपिक भी हम इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट के अगर एक्सपोर्ट के नंबर्स देखे जाएँ तो टेक्सटाइल के नंबर्स भी इम्प्रूव नज़र आ रहे थे। तो फिर क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल हाथों से निकलती जा रही हैं? क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, बेसिकली जैसे एक्सपोर्ट्स के नंबर, एक्सपोर्ट के जो नंबर है वो अब आपके जैसे अब अप्रैल का टाइम आता है ना, बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर, जनवरी से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली अब वो एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्रीज वैसे भी बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन में जा चुकी हैं, उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं, तो बेसिकली अब वो भी एक्सपोर्ट्स के उनको ऑर्डर्स और भी प्लेस होंगे, और एक्सपोर्ट्स हमारा इससे ऊपर ही जाएगा। ये नहीं है कि नीचे आएगा, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी टेक्सटाइल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपनी कैपेसिटीज भी बढ़ा दी है। अगर आप देखें, क्योंकि उस गवर्नमेंट की जो फैसिलिटेशन थी उस हिसाब से उन्होंने बढ़ा दी थी। तो बेसिक अब जब नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने और इनिशिएटिव्स दिए हैं। मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इनके साथ बैठे हैं, तो उन्होंने बैठ के जो है और प्रपोजल्स इनको दिए हैं। टेक्सटाइल वालों के साथ भी नेचुरली इनकी मीटिंग होगी, और वो इस तरीके से वो देखिए ना, पहले जो डिमांड क्रिएट हुई थी, जो गैप था, उस वजह से डिमांड टेक्सटाइल वालों ने उसको अचीव किया। डॉलर जब ऊपर गया तो नेचुरली उनके रेट्स अच्छे थे, तो उन्होंने एक्सपोर्ट किए। इस हिसाब से ये लगता ही है कि अब इस गवर्नमेंट के साथ भी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इनके साथ बैठेंगे, तो एक्सपोर्ट हमारा ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होगा। और इसी तरीके से हम जो है इसको मीट करेंगे इंशाल्लाह। और ये गवर्नमेंट के अभी जो रुपी डॉलर पैरिटी है उसका भी एक इम्पैक्ट देखा जाता है एक्सपोर्ट्स में रुपी डॉलर पैरिटी का नेचुरली इम्पैक्ट ये है कि जब डॉलर ऊपर जाएगा तो इनको ऑर्डर्स ज़्यादा इनको वायबल होते हैं, क्योंकि अगर वायबिलिटी इनकी अच्छी हो जाती है तो इसके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से इस गवर्नमेंट की जो है मैं समझता हूँ इसकी टीम ज़्यादा अच्छी है। ये बैठ के इनके साथ डिस्कशन करके इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करके और ज़्यादा उसको फैक्टर, क्योंकि देखिए हमारा सबसे बड़ा जो है एक्सपीरियंस भी है। दूसरा ये कि दे आर वेरी, देखिए अब मिफ्ता इस्माइल गए थे और इससे पहले जो ये लोग कर रहे थे, तो उनमें और इनमें फ़र्क तो आपको नज़र आ गया। अभी तो 2 वीक्स हुए हैं, 2 वीक्स में IMF के साथ जो इन्होंने नेगोशिएशन की, तो एक
प्लेजर मीटिंग हुई ना, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि लास्ट टाइम जो वो गए थे और उन्होंने मीटिंग्स की, और यानी बेसिकली आई थिंक सो ही इज़ अ गुड नेगोशिएटर, और वो ज़्यादा समझदार आदमी है। इसने आती मार्केट के लिए भी, आपकी स्टॉक मार्केट के लिए भी टोल्ड, इसने कहा कि इस वक्त सबसे बेस्ट टाइम है टू बाय इट आउट। आप डेली वेज बढ़ा रहे हैं तो आपको 2 दिन में मार्केट आउटपुट दे रही है। कुछ ट्वीट्स भी ऐसी आई थी तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली साहब की। देखिए इनकी सब जो भी बातें हैं ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ है। वहाँ हम लोगों के साथ इशू ये चल रहा था कि हम वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट पे ज़्यादा थे। हमें ये कहा जा रहा था कि अब बेसिकली देखें, वी कैन नॉट कनेक्ट द इकोनॉमी टूवर्ड्स कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हम अपनी चीज़ें सब खोल के तो नहीं बताते ना, तो वो एक फैक्टर था कि जिस वजह से भी लोग जो है ना वो थोड़े मायूस भी थे, और जो चीज़ें इनके हम ये नहीं बताते कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे दें। हम बोलते हैं हमारे पास पैसे हैं लेकिन हमें और चाहिए। यही होता है ना, बेसिकली ये है। तो इस हिसाब से आई थिंक सो ये इस टीम की जो स्ट्रेटजी है और ये इनसे एक्सपेक्टेशन है, वो इस एक्सपेक्टेशन से मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। अच्छा, ज़्यादा अच्छे साबित होंगे तो आप समझते हैं कि रुपी जो अभी थोड़ा सा बर्डन में, थोड़ा सा एक प्रेशर में दिखाई दे रहा है, तो आने वाले दिनों में कुछ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाएगी? देखें ये इसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, इनकी टीम। अब वो नेचुरली देखें वर्ल्ड वाइड एक तो सिनेरियो है आपका इंपोर्ट का, क्योंकि जो फूड सेक्टर के अंदर भी हमारे पास देखें, हमारा ना एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शंस की तरफ हमारा गया, क्योंकि हमारा वीट इंपोर्ट हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था ना, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं थी उनकी। इस हिसाब से अब वो जब ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, इनको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दे विल बी मच बेटर वे में वो इसको मीट कर लेंगे और ज़्यादा बेहतर वे में अपने आप को। राइट, इंपोर्ट्स के ऊपर भी बात करूंगी और साथ साथ वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट का सिनेरियो है, लेकिन अभी हम उससे पहले देखते चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेस। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,32,004 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,13,292 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पनौज 1900.09। एक एविडेंट फर्क देख रहे हैं, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस कम हुए हैं तो उसका एक वाज़ेह फ़र्क हमारी मार्केट, लोकल मार्केट पे भी आया, क्योंकि कल हमने नोटिस किया था 135,000 पर तोला था, आज काफ़ी एक सही कमी आती हुई दिखाई दे रही है। ऑयल WTI पर बैरल $97.93, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 101.8। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199 रुपीज़, सेलिंग वॉज 201 रुपीज़, यूके पाउंड बाइंग रही 239 रुपीज़, सेलिंग वॉज 241.5, यूएस डॉलर बाइंग रही 186 रुपीज़, सेलिंग वॉज 187.25, चाइनीज युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वॉज 23.95, सऊदी रियाल बाइंग रही 48.6, सेलिंग वॉज 49.1, यूएई दिरहम बाइंग एट 49.6, सेलिंग वॉज 50.1, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.35, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.95, सेलिंग वॉज 394.98। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। डॉलर की प्राइस हम देख रहे हैं यहाँ पे आज कुछ जो है वो कल के मुकाबले में थोड़ी सी बैकफुट आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन समहाउ हम कह सकते हैं अभी भी हायर साइड पे ही दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, यासीन साहब भी मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू जारी है। तो प्रोफेसर साहब, इम्पोर्ट कंट्रोल करना भी एक टास्क है हमारे पास, जो कि डॉलर को हम कह सकते हैं कि हायर साइड पे फ्लाई करने में काफ़ी मदद दे रहा है। इंपोर्ट को कर्टेल करना भी ज़रूरी है और सॉल्यूशंस भी बताए जाते हैं, लेकिन क्या वजह है हम इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, इसमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो कि इसमें प्ले कर रहे हैं। इसमें हमारे हाथ में जो है इतनी चीज़ें नहीं रहीं अब पहले के मुकाबले में कि जो हम इस तो इंपोर्ट को कम कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है, हम अपना ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं अब वो कम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आपकी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, आपके जो है ना आपकी डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने, यानी आपके दूसरे सोर्सेज ऑफ इनफ्लोज आने चाहिए जो कि इंपोर्ट को बैलेंस कर सकें। तो इंपोर्ट कम तो मुझे नहीं होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये प्रेशर रहेगा करंट अकाउंट में। लेकिन 2-3 ऐसे सिग्नल्स आए हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट में, जिस तरह मैंने बताया आपको, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि सिग्नल्स ऐसे आ रहे हैं कि गवर्नमेंट पे वो जो फाइनेंसिंग का जो प्रॉब्लम होगा करंट अकाउंट का, वो बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और इसकी वजह यही है कि अगर IMF के साथ जिस तरह से ये बात हो रही है, मतलब सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो जिस तरह से अभी जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे अभी तो मई में वो लोग आएंगे इसको फाइनली एग्री करेंगे, तो लेकिन ये कि उनका पॉजिटिव सिग्नल्स की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि जो एक बहुत बड़ा जो इस वक्त गवर्नमेंट को क्राइसिस था
करंट अकाउंट के उस पे जिसमें इन्होंने मैं ये देख रहा था उसके लिए इन्हें एक बैगेज भी वो मिल बैगेज गया, मिल एक गया। साल का भी एक टेन्योर मिल गया। क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जो थी इनको, अगर मैं पर्सनली देख रहा था, जब तक आप कुछ ना कुछ गारंटीज नहीं देंगे लाइक पेट्रोल प्राइस वगैरह बढ़ाने के, ये लोग पैकेजेस इस तरह से आपको नहीं वो करेंगे। एक्चुअली इन्होंने सब्सिडाइज जो चीजें हैं उसकी बैक करने की डिमांड की है, तो क्या समझते हैं आप? तो फिर इससे ये एक अनपॉपुलर डिसीजन नहीं ये हो बहुत जाएगा? अनपॉपुलर डिसीजन हो जाता है। डीजल जो है इस वक्त ऑलमोस्ट 50 रुपीज की सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल में आप 20 रुपीज की सब्सिडी दे रहे हैं। तो वो वाली बात जो अब ये कहते हैं ना, जैसे इन्होंने बात की कि हम मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी देंगे या बाकी लोगों को, ये चीज़ ऐसी इकोनॉमी में होती नहीं है। आपकी इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन होती है वो एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन होती है, जो कि रिलेटेड होती है डीजल से और दूसरी ऐसी चीज़ों से जिससे ट्रांसपोर्टेशन होती है, बिजली सबसे बहुत रिलेटेड होती है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त आप देखें, आपके जो पावर प्लांट्स हैं वो 29 पावर प्लांट इस वक्त इसलिए बंद पड़े हुए थे कि क्योंकि उनको जो है ना वो एनर्जी डीजल जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो ये जो सब्सिडाइज जो किया था पिछली गवर्नमेंट ने, ये इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो है शॉर्टेज हुई थी इन चीज़ों की, एनर्जी की, फ्यूल की, और इसमें तरीका यही था कि सब्सिडी को ख़त्म करना है, कम करना है। तो अब ये मुश्किल डिसीजन था, खासतौर पे पॉलिटिकली, क्योंकि एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आई है गवर्नमेंट, तो पॉलिटिकली मुश्किल डिसीजन था। लेकिन ये मुझे लगता है अब ब्रीथिंग स्पेस मिली है, अब कुछ अर्से तक ये शायद आगे चलाएंगे, हो सकता है आगे आहिस्ता आहिस्ता वेव ऑफ करें। लेकिन जो एक क्राइसिस था वो निकल गया। बजट आ रहा है, अब ऑब्वियसली बजट भी आएगा, तो उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है? जितनी सब्सिडीज दी हुई थी वो भी सारी वाइप आउट हो जाएंगी या फिर कोई कीमतें जरा बढ़ जाएंगी? मैं तो एक्सपीरियंस पिछले साल से भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बजट आता है उसके बाद एक मिनी बजट आता है, तो जो राइट ठीक है, तो बजट में आप जो भी कुछ अनाउंस कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आप IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, जो कि जा रहे हैं, तो आपके पास जो मैनूवरिंग पोजीशन होती है वो बहुत कम रह जाती है। वो आपको डिक्टेट किया जाता है, वो आपको बताया जाता है कि आपको जो है ना इस जगह पे खर्च करना। वो सिंपल सी बात है, वो ये बिल्कुल ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि जितने खर्चे हैं उतने आपने आमदनी है उतने खर्चे करने। तो जब आपको खर्चे कम करने होते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होते डेवलपिंग फंड्स के और दूसरी चीज़ों के। तो जो बजट आ रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं कह रहा कि आवाम को, हो सकता है अगर बजट आ भी जाए अच्छा, तो इट विल बी फॉलोड बाय अ मिनी बजट, जो कि हो सकता है ये गवर्नमेंट या हो सकता है कोई इंटरम गवर्नमेंट पेश करे, जिसकी वजह से वो आवाम तक वो उस बजट के अच्छे असरात मुझे नजर नहीं आ रहे। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अच्छा, पाकिस्तान की क्यों, पूरी दुनिया में ही एक इन्फ्लेशन की तो सूरत हाल ऐसी दिखाई दे रही है। अभी हमने टॉपिक भी रखा है इंटरनेशनली, तो मैं चाह रही हूँ आप उस पर भी डिस्कस कर लें प्लीज। दुनिया में खासतौर पे देखें, पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, और उसमें जो ज़्यादा वल्नरेबल मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान शामिल है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आपका पाकिस्तान के साथ क्यों होता है, मेरा सवाल इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें जैसे आपका श्रीलंका, तो वो देख लें, श्रीलंका ने ऑलमोस्ट डिफॉल्ट की तरफ चला गया, और भी बहुत से मुल्क हैं। तो जो इकोनॉमीज वल्नरेबल होती है, वल्नरेबल का मतलब है कि जिनके पास जो है प्राइमरी डेफिसिट मौजूद होता है, जिनके पास जो है आपका खर्चों और अखराजात और उसका आम जबान में कहा जाए करंट अकाउंट का मसला होता है, तो वो इकोनॉमी ज़्यादा देर तक क्राइसिस को सस्टेन नहीं कर सकती विदाउट एक्सटर्नल हेल्प एज कम्पेयर टू इकोनॉमी जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, दे आर जस्ट 2 months रिजर्व्स, जो कि आपकी इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर रहे होते हैं। तो इस वल्नरेबल पोजीशन में ज़्यादा हर्ट होती है जब आपकी इकोनॉमी में एक्सटर्नल प्रेशर आता है। तो उस पॉइंट पे जो है फिस्कल डिसिप्लिन करना पहली बात है। IMF जो है, जैसे मैंने आपको, जैसे आम लोगों की समझाने के लिए मैं बता दूं कि IMF जो है ये इस तरह से है कि जब आपका पेशेंट एक वेंटिलेटर पे है, तो IMF उसको बेसिकली वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है ना। तो अब आपको बहुत तकलीफ होती है उसके अंदर कि भाई ये, और ना ये कोई हेल्दी लाइफस्टाइल का है, लेकिन वो एक तरह से आपके लिए जरूरी है सर्वाइवल। सर, वेंटिलेटर का आपने जिक्र कर दिया, बहुत कम चांसेस होते हैं वेंटिलेटर, आप ICU कहते हैं काफी है। चले ठीक है, मैं एग्जांपल के फॉर्म में चले सर, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। यासीन साहब, आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के अंदर अभी काफ़ी लैकिंग पाई जा रही है। अगर हम वीट की बात करें तो वो भी हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। तो हम एग्रीकल्चर में एक खुद कफील हुआ करते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि हमारा जो एक फूड बास्केट है वो बहुत हेल्दी हुआ करता था। अब जबकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हाथों से निकल गई हैं, अभी इतना हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू देखा नहीं जाता। लाइव स्टॉक की बात की जाए या एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस हवाले से फिर आप अगर इन्फ्लेशन को देखते हैं तो फूड इन्फ्लेशन का भी एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है पाकिस्तान के ऊपर, और इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में ही है। तो कैसे कंपेयर किया जाए, और पाकिस्तान को अभी इस सूरत हाल में एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से क्या करना चाहिए?
देखिए एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉरी हमारे पास स्टेप्स, हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के पास जो सीड वैरायटीज़ है ना, हम वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज कर रहे और R&D कहाँ गया है? R&D तो यहाँ मौजूद है। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई इतना इनिशिएटिव लिया नहीं ना। बेसिकली देखें, अब जो अगर कोई इसमें आके बैठ के समझे और करे, तो मैं समझता हूँ ये जो नई टीम आई है, ये बैठ के इसके अंदर जो हमारी जो पर इनकम जो होगी, जो इसकी यील्ड पर होगी, एकड़, हाँ। पर एकड़ यील्ड होगी ना, ये इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। बेसिकली ये समझदार भी हैं, इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते भी हैं, और इनकी टीम ऑलरेडी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी जब पंजाब गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने बाकायदा सारी टीम्स बनाई हुई थी, उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया था। अब जो नई टीम आई उनको इस चीज़ की नॉलेज लैक करती होगी या लैक करती थी, तो इस वजह से वो तो बिल्कुल ही उन्होंने नहीं किया, और ना हम लोग इस तरफ गए। अब जैसे सिंध गवर्नमेंट भी है, तो सिंध गवर्नमेंट में भी अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हमारे चीफ मिनिस्टर भी काफ़ी उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये लोग अब, अच्छा दूसरा कि ये सब वन पेज पे हैं, तो ये चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें इस दफ़ा, मैं ये समझता हूँ कि जो नई क्रॉप्स आएंगी और नई क्रॉप्स होंगी, उनकी यील्ड पर पिछले सालों से मज़ीद बेहतर हो जाएगी। इस बार अभी थोड़ा जो सा आपको लगता है कि इनोवेशन ये लोग काम करेंगे, ये लोग काम करेंगे जो नहीं। अब देखें, अभी राइस की क्रॉप लगनी शुरू हो जाएगी, इसके बाद फिर अगली दफ़ा वीट अच्छा, आएगी। आपको नहीं लगता कि राइस की क्रॉप वाटर कंज्यूमिंग ज़्यादा है? राइस पूरी दुनिया में कितने ही जो मुल्क हैं वो सिर्फ इम्पोर्ट करते हैं, वो राइस अपने मुल्क में नहीं उगाते, पानी की वजह से, कि पानी जो है वो ये ज़्यादा कंज्यूम करता है। पाकिस्तान के अंदर राइस लगते हैं, पाकिस्तान में राइस लगते हैं। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है राइस, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि पाकिस्तान के पास जो वाटर है वो तो है ना, ये वाटर तो जो यूज़ हो रहा है ये तो इनके इस्तेमाल में आता ही है ना, तो इस चीज़ को हम नहीं कह सकते कि। और दूसरा, नई जो वेराइटीज़ अब ये राइस के अंदर आती जा रही हैं और जो गवर्नमेंट अब बैठ के कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि राइस के अंदर भी हमारा जो है ना पर यील्ड ज़्यादा हो जाएगी। वीट के अंदर इन्होंने नई वेराइटीज़ जो है, अपना फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ने, टनवालम सब ने एक नई वैरायटी, फैसलाबाद वालों ने यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने निकाली है, और उसके ऊपर अगर ये तमाम फार्मर्स को, जो कि मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब इज़ अ मच कॉम्पिटेंट पर्सन, के वो एक एक जगह जाके और इन चीज़ों को कर दें, और फार्मर्स को अगर ये सही सीड प्रोवाइड कर दिया जाए। अच्छा, तो फार्मर्स को सिर्फ सीड चाहिए और भी फैसिलिटेशन चाहिए, छोटी मोटी चाहिए, लोन, एग्रीकल्चर पॉइंट वो ऑफ तो व्यू भी छोटी बैंक्स आ गई है ना आज, माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग भी आ गई है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट भी थोड़ा फैसिलिटेशन कर देगी, लेकिन बेसिकली उनको नो हाउ भी देना है ना, उनके लिए टीम्स बिठानी होंगी हमें। तो वो एक टीम अगर बन जाती हैं और बना दी जाती हैं, तो हम कोशिश करके इन पाकिस्तान में ही ये सारी चीज़ों की प्रोडक्शन कर सकते अच्छा, हैं। हमें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए? जैसे अभी ऑलिव्स लग रहे हैं, अभी सोयाबीन की तरफ थोड़ी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी इंपोर्टर भी हैं ऑयल के। हमारे पास एक एडिबल ऑयल का भी एक बहुत बड़ा चंक है जो इंपोर्ट होता है, तो उससे भी थोड़ा सा कर्टेल करने में मदद मिलेगी। जो मेरी थिंकिंग मेज में भी हम कम है करते हैं। नहीं, हमें, मेरा जो जहन लगता है कि ऑयल के अंदर है ना, देखिए ईरान से ऑयल इज़ वेरी चीपर। अब अगर हम ईरान के साथ कोई लिंक, अगर बेसिकली अगर वो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर ले तो इट विल बी मच बेटर। लेकिन ये कि इसमें हमारी इंडस्ट्रीज हिट होंगी, जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जो इंपोर्ट बेस्ड है, क्योंकि ये सारा मेजॉरिटी जो है ना, यहाँ हम लगाते, हार्वेस्ट तो नहीं करते ना, तो ये सब इंपोर्ट होता है। तो अगर हम इनको एक लिमिटेशन करने के बाद कुछ हम ईरान के साथ कोई जेवी करके कोई इस तरीके से इनसे ले लें, तो द प्राइजेज ऑफ ऑयल इन ईरान आई थिंक सो मच चीपर देन पाकिस्तान, राइट। और वो ऑलरेडी यानी आउट उससे आता है, तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये लोग बैठ के काम नहीं, वो स्मगल होता है। लेकिन ये बेसिकली ये टीम अच्छी है, ये करेंगे इसके ऊपर, इनके पास ये सारी चीज़ें नॉलेज है और समझते भी हैं। अच्छा, आपने ईरान का जिक्र किया है, तो ईरान के साथ, टर्की के साथ और इवन रशिया के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं और एक बहुत अच्छी मार्केट टैप की जा रही है। आप समझते हैं कि कुछ ऐसे डिसीजंस अगर ले लिए जाएं, सपोज आपने ऑयल का ही जिक्र किया, या और भी जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, फर्दर जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी ले लिए जाएं, तो कितना अच्छा होगा कि इन्फ्लेशन पे काबू पाया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि पाया जा सकता है अगर ये इसके, लेकिन ये कि वो तो इकोनॉमिस्ट ही देखेंगे कि किस इस तरीके से क्या क्या चीज़ें, उसकी तो पूरी डिटेल स्टडी होगी ना
कि ये चीज़ें हम इन कंट्रीज से ले सकते हैं, जैसे ऑयल तो हम ले सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ईरान से हम कर सकते हैं, टर्की से भी कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू सिट डाउन एंड चॉक इट आउट। और वो एक टीम पूरी बाकायदा इकोनॉमिक्स की बैठेगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी मैटर करती है। चलें जी, फर्दर बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंसेस। ओपन हुई मार्केट 46,073.25 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट की 46,184.55, लोअर वाज 45,782.89 एंड फाइनली क्लोजर 45,817.67। आज हम देख रहे हैं कि इंटरडे हाई भी बनता हुआ दिखाई दिया है और इंटरडे लो बना है, जिसके बाद मार्केट में जो है वो एक थोड़ी माइनर सी रिकवरी एंड फाइनली अब हम कह सकते हैं नेगेटिविटी में ही चेंज देखा गया है। 255.58 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 210.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया है 158.57 का। वैल्यू इज ड्राई 6.22 बिलियन रुपीस। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज बिग इन रेड टेरिटरी। जी टेक इस लिस्ट को लीड कर रहा है 0.65 के इजाफे के साथ 11.72 पे क्लोजर। 18.85 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। लोटे केमिकल सेकंड स्कॉर पे 1.53 का इजाफा देखा गया, 21.96 पे क्लोजर रहा। 17.91 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली हम नेटवर्क लिमिटेड 0.25 का डिक्लाइन, 8.26 पे क्लोजर, 14.29 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। आज भी हम कह सकते हैं पेनी स्टॉक्स ही देखे जा रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में। इट मीन्स कि आज भी जो काम हुआ है, या हम कह सकते हैं कि आज भी इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन उन्हीं स्टॉक्स में देखी जा रही है जिसमें वो जल्दी से अपना बेनिफिट ले सकें। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, इन्फ्लेशन के ऊपर से ही बात हो रही है, तो साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ हमारे पास एग्रीमेंट्स साइन होने वाले हैं और कुछ हो रहे हैं। कल और आज की न्यूज़ ये हमें बताती है। टर्की, रशिया एंड ईरान कितना इंपॉर्टेंट है ये कंट्रीज़ हमारे लिए और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें इससे? देखिए, इस वक्त दुनिया रीजनल ट्रेड की तरफ जा रही है। रीजनल आप देखें जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपस में जो नेबर्स का ट्रेड का होता है। और आजकल दुनिया के अंदर क्योंकि सप्लाई ग्लट भी आया हुआ है, आपके सप्लाई शॉक्स आए हुए हैं सप्लाई चेन के अंदर, आपके पास जो कंटेनर्स हैं वो पहुंचने में टाइम लगता है, तो बहुत एक अच्छा एक एवेन्यू है कि आप अपनी ट्रेड रीजनल करें। तो उसमें जो है ईरान है, टर्की है, रशिया है, चाइना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ हम उस तरह से नहीं कर सकते। हालांकि बांग्लादेश ने इंडिया के साथ ट्रेड करके जो है अपना जीडीपी को आप देखें कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन ये कि रीजनल ट्रेड हमारे जो इस साइड के नेबर्स हैं उसके अगर हम देखें तो वहाँ से अगर हम करेंगे, दुनिया भर में ऐसे ही होता है। यूरोप के अंदर आप देखें, यूरोप के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें तो रुपी को अप्रिशिएट करवाना है, क्योंकि आपने बांग्लादेश का जिक्र किया तो बांग्लादेश की करेंसी भी आगे बढ़ चुकी है रुपी से भी। आप देखें ना, उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो उनका जो ट्रेड है वो अपने नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो है हमारा एक अलमिया ये है कि हमारा नेबर, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, इनफैक्ट चाइना हमारा, लेकिन हमारा जो ट्रेड टर्म्स के अंदर हमारा जो है ट्रेड इतना नहीं है। तो हमेशा जो इकोनॉमीज जो है हमारी, अगर हम CPEC को भी थोड़ा सा इंक्लूड करें और इसके ऊपर बात करें, क्योंकि प्रीवियस अगर थोड़ा सा पास्ट हम नज़र डालें तो इतना ज़्यादा काम होता हुआ एक्टिविटी नहीं होती हुई दिखाई, लेकिन अब जो है वो एक्टिविटी बढ़ रही है, तेज़ हो रही है। प्लीज़ उसको भी कमेंट करिएगा। देखिए, जो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स थे वो ज़्यादातर शुरू में जो आए थे वो पावर सेक्टर में ज़्यादा आए थे, ठीक है ना। तो वो पावर सेक्टर में एक्टिविटी हुई थी, लग गए थे प्रोजेक्ट्स। पावर में हमारी जो पिछली गवर्नमेंट्स ने जो किया था उसमें इसका इफेक्ट ये हुआ है कि आपकी पावर जनरेशन बढ़ गई। लेकिन जो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स और दूसरी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स थे, जो रोड वगैरह के प्रोजेक्ट्स थे, वो उसमें भी प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, इन चीज़ों के बाद जो है जब आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपके जो ट्रेड होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है बेसिकली। तो बिजनेस टू बिजनेस वो जो ट्रेड है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, हमारा बिजनेसमैन है, वो अभी तक वैसा स्टार्ट नहीं हो पाया। और फिर ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कितनी कंसेशन दे रही होती है ट्रेड को। अगर हम ईरान के साथ अगर हम टैक्स फ्री उसमें कुछ कैसे रिजीम कर दें ट्रेड में या कोई और, तो उस तरह से बिजनेस पर अट्रैक्ट होगा ट्रेड उसका। तो सिर्फ ये कि कुछ प्रोजेक्ट्स लगा लेने से ट्रेड बढ़ जाएगी तो ये ज़रा मुश्किल है। इसके लिए जो है आपको बिजनेस टू बिजनेस जो है ना, हमें B2B मार्केट को थोड़ा सा हमें सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, आपने जिक्र कर ही दिया तो मैं थोड़ा IT के ऊपर आ जाती हूँ। आपने B2B मार्केट का जिक्र किया, क्या दिखाई दे रहा है सर IT के अंदर? एक हम कह सकते थे कि एक अच्छा सा रीवैम्प होती हुई एक कोविड के बाद मार्केट दिखाई दी, और अब जो है वो क्या पोजीशन है इसकी? अभी भी जो है कोविड, वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द कोविड जो है उसमें IT सेक्टर रहा है।
Yeah, of course. तो आप उसको इस तरह कह लें हाँ, one of कि, the beneficiaries, right. जितने भी आईटी दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जो है कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ गई हैं, products कितने बढ़ गई हैं। तो आप जबरदस्त आईटी companies के ने आप यहाँ perform किया के सिस्टम्स लिमिटेड को देख लें या दूसरे आईटी कंपनीज को देख लें, आप देखें उनके स्टॉक्स कहाँ पहुँच गए। तो आईटी जो है वो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 2 to 3 बिलियन डॉलर्स का इस वक्त आईटी का सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं जी। तो इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो आप आगे आगे देखेंगे वो ये कि जो स्टार्टअप्स हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो पिछले साल जो स्टार्टअप्स हुए थे, फिनोमिनल स्टार्टअप्स आए हैं, बहुत पैसा इन्वेस्टर्स का यहाँ पे आया, क्राउड फंडिंग हुई है, और वो जो स्टार्टअप्स आए हैं वो आगे जाके आईटी की एक्सपोर्ट्स के अंदर, राइट, और स्टार्टअप्स के अंदर जो वेंचर कैपिटल का काम हुआ है वो बहुत अच्छा ज्यादा हुआ है। प्लस ये कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो पाकिस्तान भी वन ऑफ द, आई थिंक मुझे स्टैट्स लेकिन 3rd 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग इस वक्त आ गया है उसमें। तो ये सारी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं, यही आगे जाके जो है वो एक $multi-billion इंडस्ट्री को बनाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री बनती इसी तरह से। इंडिया जो है 92 में इसी तरह से बना था। 92 में जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी फ्रीलांसिंग स्मॉल से करी। अब आप वो देखें दुनिया के बड़ी बड़ी लार्जेस्ट जो है वो एक वैक्यूम बिल्डअप हो गया था। तो इसी तरह से अगर चलता रहा, मैंने बात की थी पॉलिसी में अगर सस्टेनेबिलिटी रहती है, गवर्नमेंट इसी तरह से इंसेंटिव देती रहती है, तो ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये बनेगी। और आईटी जो है वो ऐसा सेक्टर है जिसमें वैल्यू एड हम कर सकते हैं, जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर हम, क्योंकि हमारा रिलायबिलिटी जो टेक्सटाइल पर है उसकी रिलायबिलिटी अगर कम हो सकती है फ्यूचर में, तो आईटी इज अ सेक्टर जिसमें हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, इस पे भी फोकस रहे, ये भी इतना जो हम कर रहे हैं वो भी इतना रहे, और सेक्टर्स जो है वो मजीद परफॉर्म करना शुरू हो जाए। चाहिए डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर। कोई भी दुनिया में कोई मुल्क जो है टेक्सटाइल की बेस पे बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। मैं एक बांग्लादेश जो है इस वक्त, बांग्लादेश जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, इंडिया 600 बिलियन पे इस वक्त चल रहा है, तो बांग्लादेश 40-45 बिलियन 50 बिलियन तक जाएगा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंसी ऑफ टेक्सटाइल। तो उसे भी जो है ना अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपकी जो एक्सपोर्ट्स में वैल्यू एडिशन जो होती है, क्योंकि जो टेक्सटाइल है एक्चुअली वो वैल्यू एडिड सेक्टर नहीं है जहाँ पे हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती है। हम लोग जो कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारा कंपेटिटर होता है, ब्रांड नहीं है हमारे, तो वो ये होता है कि 2 पैसे कहीं भी कम होते हैं तो वो ऑर्डर्स वहाँ चले जाते हैं। पाकिस्तान के साथ कोविड में यही हुआ कि क्योंकि कोविड में बांग्लादेश बंद हो गया था, इंडिया बंद हो गया था, तो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी हुआ कि पाकिस्तान के वो ऑर्डर्स मिल गए। तो और अब जो भी हुआ पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। तो उस लिहाज से अगर देखें तो हमें जब तक डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे एक्सपोर्ट्स को, खासतौर पे आईटी के अंदर, दूसरी सर्विसेज के अंदर, जो कि सर्विस सेक्टर पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, तो अगर हम आईटी के अंदर अच्छे लोग प्रोड्यूस करें, अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें, अच्छा ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करें, तो ये कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आईटी के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने आईटी का भी जिक्र किया, तो एक जो मिनिमम अगर थोड़ा सा देखें जो एक इश्यूज आते हैं आईटी के अंदर, तो उसमें एक इशू ये है कि जो एक पेमेंट सिस्टम है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास रेमिटेंसेस के लिए तो है मौजूद, हमारे पास इंस्टेंट पेमेंट भी सिस्टम मौजूद, लेकिन आईटी के लिए जो एक पेमेंट सिस्टम है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। वो कितना ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर सकता है? देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है ना, ये बैकबोन होती है किसी भी ट्रेड की। तो हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली ये है कि जैसे पेपैल मौजूद नहीं है यहाँ पे। पेपैल एक बहुत एक हेल्पफुल रहा है यहाँ पे स्टार्टअप्स ने और दूसरे उसने कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकाले हैं जिसमें जो है ना पेमेंट हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो जितना डिस्काउंट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यानी 1-1 रुपए 1.5 रुपए कम में जो है उनको बेनिफिट पास ऑन हो रहा है। तो इस वक्त बड़ा इनफिशिएंट सिस्टम है। इसमें सेंट्रल बैंक को भी ये करना चाहिए, स्टेट बैंक को भी, कि इसके अंदर जो है ना इसमें करा जाए कि इसकी पेमेंट सिस्टम, इसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको बेहतर किया जाए, लिंक्स डेवलप किए जाएं। अगर नहीं है तो अपने कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाया जाए जिससे इनका ये प्रॉब्लम हल हो जाए। एटलीस्ट फ्रीलांसर्स जो हैं वो फायदा उठा सके, क्योंकि वैसे भी उनकी एक मिनिमम वेज होती है और दुनिया के मुकाबले में, राइट। यासीन साहब, आपसे पूछते हैं, एक्सपोर्ट के हवाले से बात हो रही है, वैल्यू एडिशन हमारे पास जो है वो अभी तक उसमें लैक करते हैं हम, क्योंकि वैल्यू एडिशन अगर दूसरे कंट्रीज़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उस पर काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर रॉ मटेरियल, चाहे वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन वहाँ पे रॉ मटेरियल को ही बस ऐसा ही कर दिया जाता है। अगर हम मिल्क की बात करें या और डिफरेंट चीज़ों की, तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्लीज़ उसके ऊपर बताइए। देखिए, वैल्यू एडिशन के ऊपर नेचुरली अब देखें, जैसे टेक्सटाइल के ऊपर आप जाती हैं तो टेक्सटाइल के अंदर तो अब ये लोग काफ़ी चीज़ें कर भी रहे हैं। हमारा देखें, आप देखने जाए तो खादी एक नया ब्रांड बना, तो नाम नहीं ले सकते हम। हाँ, सॉरी, इस तरीके से काफ़ी ब्रांड्स आए हैं जी। तो यानी डिफरेंट टेक्सटाइल वालों ने अपने एक ब्रांड स्टेब्लिश किए। सिर्फ कोविड की वजह से उनका डाउनफॉल आया था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपने आप को सेट कर रहे हैं।
तो हम लोगों ने इन हाउस जो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से नए और भी नए बच्चे हैं जो कि ये सारी चीज़ों को देखें ना, टेक्सटाइल वालों के जो बच्चे हैं वो नेचुरली अब ये इसी तरफ आ रहे हैं ना, ताकि वो एक अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश करें। आज से पहले आप 5 साल या 10 साल पहले देखें तो थे ही नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। इसी तरीके से टेक्सटाइल के बाद आप अगर मिल्क में जाएंगे तो मिल्क में भी हम लोग जब कराची में आपके पास 2-3 ब्रांड्स ऑलरेडी इस वक्त काम कर रहे हैं जो कि घरों पे सप्लाई भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरीके पहले वहाँ था, सिर्फ पंजाब में था। इसी तरीके से आप अगर फार्म टू हाउस वो जो एक अब एक नया सिस्टम ये आ भी गया है। राइट, चले जी मजीद कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा। इरशादे बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, और जमीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी, यासीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। मजीद जो है वो बातचीत करते हैं। जी यासीन साहब, टेक्सटाइल के हवाले से बात हो रही थी। बेसिकली टेक्सटाइल के हवाले से बात हो रही थी हमारी। इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हम जो नई गवर्नमेंट के साथ इन लोगों का वैसे भी पहले चाइना के साथ और बाकी टर्की के साथ एक अच्छा नेटवर्क था, और इनकी एक टीम थी जो कि वहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आ रहे थे यहाँ पे। और इन्होंने जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी टाइल प्रोडक्शन के लिए भी उन्होंने लगाया था, और आगे भी चाइना के साथ लग के उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ था जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे, जो यहाँ पाकिस्तान में लगने थे और वो यहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट की तरफ बाहर जाना था। तो वो गवादर पे उनका फोकस भी था। वो चीज़ें सीपैक के अंदर तो वो चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हुई। अब वो चीज़ें जो मटीरियलाइज नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि इनकी वो टीम अगर रिवाइव हो जाती है जो कि बैठ के उस वक्त सारा काम किया था, उन्होंने काफ़ी हद तक सारी चीज़ें यानी उस पे थी, स्टार्टिंग ट्रैक पे थी, स्टार्ट होना था, तो वो चीज़ें रुक गई थी। अब मुझे लगता है कि अगर वो टीम आ जाती है और वही टीम इस पे काम कर लेती है जो कि इनकी एक बेसिक टीम थी, और वो इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट में ले जाते हैं, तो इसमें क्या है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चाइना के लिए सबसे बेस्ट फैसिलिटेशन एरिया पाकिस्तान है जो कि इनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए।
अब अगर वो लोग क्योंकि आके सीपैक की मौजूदगी से फायदा उठाना भी हमारी जरूरत है, ये इसको भी रूल आउट ना उसमें करें तो बेहतर है। इसमें हमें एक्सपोर्ट बेसिकली वो सारी इंडस्ट्रीज वही हैं कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। हमारे लेबर जो है वो इनके लेबर से कम है। चाइना के अंदर जो लेबर है, इसलिए इनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वो यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएं। ये आज से पहले लगाना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों के यहाँ से थोड़ा सा लैग किया या पता नहीं कोई गलती होगी नेचुरली जो कि ना कर सके। इनका ये है कि इनका बिल्कुल एक्सेस अच्छा है, इन लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनके साथ। अगर वही टीम लग के अगर ये चीज़ें कर लेती तो पाकिस्तान के लिए एक मूव अराउंड होगा। राइट आप नहीं समझते कि पॉलिटिकली जो थोड़ा सा एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स है वो इश्यूज हो जाता है, या फिर वही पॉलिसी की कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करती है? हाँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है कि बेसिकली जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट का भी एक इशू आ गया था कि उन्होंने जो है इन चीज़ों को समझने के लिए वो नहीं कर सके थे। वो गवर्नमेंट के पिक नहीं कर सकते, कासिर थे यही कह सकते हैं कि वो समझ नहीं सके थे। बेसिकली देखिए, जब एक चीज़ की जाती है ना तो वो गवर्नमेंट के बेस के नहीं, ये मुल्क के लिए होती है ना। अगर कोई भी काम उन्होंने किया था, इसीलिए कहते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हाँ। यहाँ पे क्या ये भी लैक करता था पहले? आप समझते हैं कि ये वो इश्यूज तो- यहाँ पे वो तो- फाइनेंशियल वो तो- टीम के हवाले से? वो तो था ही ना, वरना तो वो आज यहाँ बैठे होते, हम कोई और बात कर रहे होते, तो वो उनमें लैग था ही उनके अंदर, वो तो नहीं था। राइट डॉक्टर साहब प्लीज इस पे ऐड करेंगे। मतलब लर्निंग कर्व से गुजरी थी पिछली गवर्नमेंट, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजन जो उनको पहले ले लेने चाहिए थे वो नहीं लिए थे, जिसकी वजह से एक बिजनेस के अंदर भी अनसर्टेनिटी आई थी। और इस गवर्नमेंट से अभी तक तो एक्सपेक्टेशन यही है कि क्योंकि ये एक बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट रही है और इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने जिस तरह की पॉलिसीज़ पहले बनाई थी, तो कम से कम ये वो लर्निंग कर्व शायद इनका इतना नहीं लंबा होगा, और वो मेरे ख्याल से जो है ये ज़्यादा जल्दी जो है इकोनॉमी को उस ट्रैक पे ले आएंगे जिस पे वो जो पॉलिसीज वो लर्निंग कर्व का भी टाइम भी नहीं है ना अब तो time भी नहीं पाकिस्तान है। के साथ जो ये अगर केस में देखा जाए तो इसमें तो यहाँ टाइम नहीं मिलता कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लें कोई चीज़ या कोई नया एक्सपेरिमेंट करें। इस वक्त देखें 1-1.5 साल का इनका टाइम है, और उस टाइम भी इस तरह का उन्हें मिला है कि जिसमें आपकी इंडिपेंडेंस जो है, जिसमें आप जो काम कर सकते हैं वो बहुत कम है, जिसके अंदर आप बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप अगर आपको स्टार्ट करने हैं या जो आपको इंसेंटिव देना है वो अभी आप नहीं दे सकते, अभी ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं है। सो इस वजह से जो है लेट्स सी के माइक्रो मैनेज किस तरह किया जाता है इकोनॉमी को, और बड़ा मुश्किल एक वो होगा, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस है तो आई होप कि ये लोग जो है उसमें जल्द अज जल्द जो है इसको एक कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई ना कोई एक ट्रैक पे ले आएंगे पॉलिसी को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी, जो हम पहले भी बात करते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये पॉलिसीज फर्दर कंटिन्यू करेंगे या उसको दोबारा से कुछ चीजें जो है? देखिए मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। हर पॉलिसी को आते ही क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो हर चीज़ उन्होंने गलत की होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जब आप एक कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, अच्छी या बुरी, ठीक है ना, उस पॉलिसी का जो इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल। वो पॉलिसी जब आपकी ऑन ग्राउंड आती है तो बिजनेसेस इन्वायरमेंट उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, अपने डिसीजन उसके हिसाब से ले रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ से आ रही होती है। तो पॉलिसी की कंसिस्टेंसी में, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी ज़रूरी है। तो आप जो भी पॉलिसी बनाएं, जैसे भी पॉलिसी में चेंज करें, तो वो मिनिमम चेंजेस आनी चाहिए और बिजनेस सपोर्टिव होनी चाहिए, कि बिजनेस को भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि जो है जितनी भी आप जिससे इंस्टेंट रिजल्ट्स भी हो और थोड़ा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी हो हमारे पास, लॉन्ग टर्म हो और कॉन्फिडेंस हो, बिजनेस का कॉन्फिडेंस आप रिवाइव करें। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि इस वक्त जो है बिजनेस में कॉन्फिडेंस मौजूद नहीं है, तो बिजनेस का कॉन्फिडेंस आपको, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल अब जबकि हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत बहाल होता हुआ दिखाई तो दे रहा ये है। रिवाइव करें, बिजनेस का कॉन्फिडेंस रिवाइव सर करें। लास्ट नोट इस प्रोग्राम की अभी टॉपिक्स के लिए प्लीज। मैं ये कहूँगा, मैं इसमें ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने अभी जो पहला इनका जो स्टेप था, जो कि निगोसिएशंस थी IMF की, वो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से गुजार लिया है। और मैं ये भी कहूँगा कि इसका जो शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को ऐसा कोई खतरा फिलहाल नहीं है, ब्रीथिंग स्पेस है इसमें। अब ये गवर्नमेंट को ये देखना है कि आपको ऐसी पॉलिसी रखते हैं कि ये जो है लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस फ्रेंडली हो और जिस तरह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे चले। राइट, वेल थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मौजूद थे, यासीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसके अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कर्टेल करना है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता करके काबू पाना है। लेकिन सबसे पहला जो एक मज़ीद हम कह सकते हैं कि जो इस गवर्नमेंट के आने से जो चीज़ बहाल हुई है वो है कॉन्फिडेंस। बिजनेस कम्युनिटी और बिजनेसेस जितने ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट होंगे, आने वाले दिनों में उतनी ही तरक्की होगी। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।